दैट इज मोनार्की, पैपिज्म एंड फ्यूडलिज्म। इन तीनों से वो निकलकर, वो मध्यकाल की डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और इन तीनों से वो निकलकर वो बाहर आना चाहते थे आधुनिक काल के व्यक्ति। और इसीलिए जो रेनेसा का जो पीरियड आया, रिफॉर्मेशन का जो पीरियड आया, इससे पब्लिक स्फीयर का निर्माण होना शुरू हो गया। तो कहता है हैबरमास, ये जो पब्लिक स्फीयर था वो इतना वाइब्रेंट था, इतना ज़्यादा सशक्त था, इतना एनर्जेटिक था कि दैट इट कंट्रीब्यूटेड मैसिवली टू द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, टू द ग्रोथ ऑफ फ्रीडम्स, टू द ग्रोथ ऑफ इक्वालिटी। तो अर्थात कहता है पब्लिक ट्रांसफॉर्म, पब्लिक स्फीयर का बहुत बड़ा रोल रहा है। जो सार्वजनिक दायरा रहा है, जनता के बोलने का जो सार्वजनिक दायरा रहा है, और सार्वजनिक दायरे को जो डिफाइन वो करता है, जैसे हमने आपको बताया, चाहे वो अखबार का माध्यम हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, जर्नल्स हो, मैगजीन्स हो, कॉफ़ी हाउसेस हो, स्क्वायर्स हो, है ना, या अन्य संगोष्ठियाँ। तो ये उस समय जो सेमिनार्स होते थे, उस समय जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनते थे, संगठन बनते थे, संस्थाएं बनती थी। सो देयर वर न्यूमरस एक्टिविटीज़ एट दैट टाइम दैट अलाउड और दैट गेव द अपॉर्चुनिटी to people to come out with their views, to come out with their aspirations, desires and expectations, and that contributed massively to the growth of democracy, fundamental freedoms, human rights and so many other classical you can say ideas and ideologies. लेकिन कहता है कि अब धीरे धीरे ये तो जो 18वीं शताब्दी से ये आरंभ हुआ, और फिर ये आते आते 20वीं शताब्दी में, कहता है 20वीं शताब्दी के, ये 18वीं शताब्दी से जो चला ये पूरा पब्लिक स्फीयर का बनना, फलना फूलना, कहता है ये 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक ये रहा। अर्थात 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक या आरंभिक दशकों तक जब 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 ये उसका काल रहा। अर्थात लेकिन जब जब यानी जब से टेक्नोलॉजी का इतना अप्रत्याशित रूप से डेवलपमेंट होने लगा, विज्ञान की गति बहुत तेज हो गई, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से भागने लगी, वैसे वैसे ये चीज़ों, ये पब्लिक दायरा जो था ये कम होता चला गया। तो 20वीं शताब्दी से आकर कहता है स्थितियाँ बहुत बदल गईं, और स्थितियाँ इतनी बदल गईं कि आज विज्ञान जो कहता है वो एक एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री बनकर रह गया। विज्ञान तो नहीं, टेक्नोलॉजी जो है एक एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री बनकर रह गई है। आज जो पब्लिक स्फीयर है वो पब्लिक स्फीयर इट हैज़ कॉन्स्ट्रिक्टेड इटसेल्फ, बहुत संकुचन हो गया, बहुत सिमट गया है। इट इज़ ऑन द रोल बैक। हम लोग कहते हैं कि द स्टेट इज़ ऑन द रोल बैक, द स्टेट इज़ रिट्रीटिंग। राज्य सिमट रहा है, राज्य पीछे जा रहा है। तो हैबरमास कहता है ये कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि व्यक्ति का जो एक सार्वजनिक दायरा था आज वो निरंतर सिमटता जा रहा है, पीछे चलता चला जा रहा है, कि और इतना हो गया है कि आज हमारी जो तर्क बुद्धि है, जो विवेक बुद्धि है, ये विवेक बुद्धि, हमारी तर्क बुद्धि आज टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी की गुलाम हो चुकी है। आवर मेंटल फैकल्टी, आवर इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज, they have become a slave, a hostage or a bondage to the technology। और टेक्नोलॉजी में भी किस चीज़ का, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उस एंटरटेनमेंट हम लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसी से जुड़ा है आज के समय में एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। एडवर्टीजमेंट जो विज्ञापन के जो आज टेक्नोलॉजी जो विज्ञापन के लिए यूज़ हो रही है, किस तरह से यूज़ हो रही है आप जानते हैं कि व्यक्ति अब मस्तिष्क नहीं लगाता है, केवल वही अब हमारे सामने परोसा जाता है, केवल वही सर्व किया जाता है विच अपील्स टू आवर सेंसेस, जिससे हम खुश हो सके, हम हंस सकें, या जिससे हमें आनंद आ सके। बट ही सेज देयर इज़ नो सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइनिंग ह्यूमन रेशनैलिटी, द ह्यूमन फैकल्टी। ये मनुष्य की जो गिरती हुई जो बौद्धिकता है, वो इसका प्रदर्शन इससे होता है कि आज हम विज्ञान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी से तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों से हम पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो इसलिए इस बात को आगाह करता है। इसलिए कहता है अब 20वीं शताब्दी में तो था, 21वीं शताब्दी में भी यही सब ट्रेंड बनता चला जा रहा है, और 21वीं शताब्दी में तो ये जो एडवांस कैपिटलिज्म है, जो उन्नत पूंजीवाद है या समकालीन पूंजीवाद है, ये तो और भी विकराल हो गया है, और इसका प्रतिकार करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुंठित होता चला जाएगा। और कहता है लेकिन जो इस समय जो न्यू सोशल मूवमेंट्स शुरू हो गए हैं, कहता है इसके फलस्वरूप देखिए, कहता है एक अच्छा डेवलपमेंट ये है कि जो नए सामाजिक आंदोलन अब आरंभ हो गए हैं। नए सामाजिक आंदोलन क्या कहता है कि जैसे
जैसे जैसे जो ट्राइबल मूवमेंट है, विमेंस मूवमेंट है, या जो मूवमेंट फॉर एनवायरनमेंट है, या डॉक्टर्स विदाउट नेशंस है, ये इस प्रकार के जो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मूवमेंट्स हैं, आंदोलन जो अब चल रहे हैं, इस आंदोलन ने अब कहीं ना कहीं आधुनिक पूंजीवाद पर अंकुश लगाने का काम किया है। क्योंकि जो आधुनिक पूंजीवाद है, अगर किसी चीज़ से वो दबेगा तो वो जन ध्वनि से दबेगा। मॉडर्न कैपिटलिज्म, इफ एट ऑल, कुड बी कंट्रोल्ड ओनली बाय द पब्लिक प्रेशर, only by the public conscience. And he says he is optimistic that there will be a revival of public sphere. जो public sphere के बारे में बात कर रहे हैं, he is not only pessimistic, केवल वो एक्चुअली बात नहीं कर रहा है कि ये हो रहा है बस उसने सारी नेगेटिव बातें कर दिया। वो कहता है नो, दिस पब्लिक स्पीयर इज नाउ गोइंग टू कम बैक, ये सार्वजनिक दायरा ये वापस आएगा। कहता है देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, इट डज नॉट मीन that the public sphere or the state or the individual, in the individual's mental faculty of maturity that has taken a dig or it has taken a hit, it has now come to an end forever. That is not going to happen. So therefore he says that there is a possibility of the revival of the public sphere. सार्वजनिक दायरा वापस आएगा, उसको ये उम्मीद है। और कैसे आएगा? कहता है कि ये जो कहता है ये जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं, कहता है दुनिया भर में अब नए नए प्रकार के सामाजिक और आर्थिक आंदोलन आरंभ हो गए हैं। कितना कहता है आप दुनिया भर में जहाँ नज़र उठा लीजिए, वहाँ अगर विज्ञानवाद है, वहाँ अगर टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन है, वहाँ हम देख सकते हैं एक पैरेलल चीज़ें डेवलप हो रही हैं, एक समानांतर एक आंदोलन भी चलने लगे हैं। वो आंदोलन बहुत सशक्त हैं, जैसे एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट शुरू हो गए हैं। जो आप जानते हैं जो थर्मल पावर प्लांट्स बन रहे हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बन रहे हैं हमारे देश में, तमिलनाडु में जो कूडनकूलम न्यूक्लियर पावर प्लांट था, अगर आपको याद हो या पढ़ा हो आपने तो आप खुद समझ सकते हैं। इसको गूगल करके देख लीजिएगा कि जो एंटी न्यूक्लियर एक मूवमेंट चला था, ये इस मूवमेंट में बहुत व्यापक जन समर्थन जनता का था। और वो इसने डिमांड किया था कि सरकार को या राज्य को, स्टेट को इस प्रकार के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो इस तरह से लगाई जाएंगी, दीज आर वेरी डेंजरस टेक्नोलॉजीज एंड दे शुड बी मिनिमाइज, दे शुड नॉट बी ब्रॉट इनटू ऑपरेशन। और जो न्यूक्लियर मूवमेंट, एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट चला था, उसने इसी बात को कहा था, जहाँ दुनिया भर के देश इस न्यूक्लियराइजेशन के प्रोसेस से दूर होते जा रहे हैं, अब आप उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, उस आउटडेटेड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने कहा कि ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। तो इस प्रकार से एंटी न्यूक्लियर जो मूवमेंट चला हमारे देश में, आज भी है, हम नहीं कह सकते ख़त्म हो गया, लेकिन कहीं इस तरह का जो और ख़तरनाक चीज़ें आएंगी तो फिर ये मूवमेंट्स आरंभ हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में किस तरह से जो लॉन्ग मार्च निकाला गया, लॉन्ग मार्च अभी एक साल पहले, लॉन्ग मार्च के कहते हैं, जो एक विशाल पदयात्रा निकाली गई बाय द फार्मर्स एंड बाय द ट्राइबल्स, और कम से कम वो 200-250 किलोमीटर कवर करके मराठवाड़ा रीजन से, जहाँ पर सूखा पड़ा है, जहाँ पर वर्षों से सूखा पड़ा है, वहाँ के और मराठवाड़ा एरिया के, नागपुर के एरिया के बहुत सारे सूखे ग्रस्त जो महाराष्ट्र के एरिया हैं, जहाँ आदिवासी रहते हैं, कृषक हैं, वो सारे लोग बहुत लंबी पदयात्रा करके लगभग 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख जनता, 1 लाख से ज़्यादा वो जनता ने पदयात्रा करके मुंबई पहुंचे थे। वहाँ पर धरना दिया था और सरकार पर दबाव डाला था, और सरकार को भी इस पर उनकी बात सुनने के लिए बाध्य होना पड़ा था। तो इसलिए हेबरमास कहता है, ये तो हम इंडिया का कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स गैलोर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इसलिए कहता है कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, कोई बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज एम्पल स्कोप टू थिंक और टू इमेजिन दैट द पब्लिक स्फीयर इज गोइंग टू कम बैक। A revival is certainly on the cards. Revival होगा, a time will come, there will be again a very vibrant or a very dominant kind of a public sphere. तो इसलिए इस तरह से उसने ये अपनी बात ये कही। और एक अंत में 2 लाइन में अपनी बात और कह दें, उसकी एक और पुस्तक है 1973 की, द लेजिटिमेशन क्राइसिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, द लेजिटिमेशन क्राइसिस, 1973 की पुस्तक है। ये जो लेजिटिमेशन क्राइसिस है वो इस बात को बताता है कि जो प्रॉब्लम ऑफ लेजिटिमेसी है, इसको रूसों ने भी प्रॉब्लम उठाया था, अर्थात वैधानिकता की समस्या, वैधानिकता की संकट, इसको रूसों ने भी उठाया था।
और इसको कई विचारकों ने उठाया है, कई दार्शनिकों ने, और इस बात को हेबरमास भी उठाता है अपनी पुस्तक में लेजिटिमेशन क्राइसिस 1973 में जो उसने लिखी या पब्लिश हुई, उसमें कहा कि जो आधुनिक जो राज्य है उस राज्य में एक बहुत बड़ी क्राइसिस दिखना शुरू हो गई है। और क्राइसिस क्या है कि आज का जो मॉडर्न जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है दैट इज़ ग्रेजुअली फेलिंग, दैट इज़ ग्रेजुअली क्रम्बलिंग। ही सेज दैट अ सॉर्ट ऑफ डिके इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैज सेट इन। उसने कहा जिस प्रकार से आज पूंजीवाद का प्रहार हो रहा है, अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था जिस प्रकार से हर दिशा में फैल रही है और कंट्रोल करना चाहती है, बिना इस चीज़ को ध्यान दिए हुए कि उसकी भी अपनी कुछ लिमिट्स होती हैं, उस लिमिट्स को, उस सीमाओं को भूलकर आज वो पूंजीवादी व्यवस्था राज्य के सभी क्षेत्रों में, समाज के सभी क्षेत्रों में व्याप्त होने का प्रयास कर रही है, छटपटा रही है, और इस वजह से एक नए प्रकार की वैधानिकता की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके फलस्वरूप जो प्रशासकीय जो संगठन है, जो राजनीतिक संगठन है और अन्य प्रकार की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं राज्य में, किसी देश में, वो सब इस संकट से जूझ रही हैं। उसका कहने का तात्पर्य है बिकॉज ऑफ दिस लेजिटिमेसी क्राइसिस पीपल्स फेथ इन द स्टेट इज गेटिंग इरोडेड। आज राज्य की जनता का राज्य में जो आस्था होनी चाहिए वो आस्था डगमगा रही है। कहता है कि जनता जो अपने एस्पिरेशंस को, एक्सपेक्टेशंस को परिपूर्ण होते देखना चाहती है, जनता चाहती कि राज्य के द्वारा उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उसकी जो डिमांड्स है, क्लेम्स है जनता की, उसको पूरी किया जाना चाहिए राज्य के द्वारा। लेकिन कहता है वास्तव में राज्य ऐसा करते नहीं दिख रहा है, बल्कि राज्य ऐसा दिख रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था की विचारधारा से इतना अधिग्रस्त हो गया है कि अब उसको फ़ायदे के अलावा कुछ नहीं दिखता है, प्रॉफिट के अलावा नहीं दिखता है, और जो वेलफेयर जो वर्क होना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं किया जा पा रहा है। देखिए हमने बताया था उसके ऊपर मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस है। वो जो हेबरमास है वो संभवतः बहुत सारी चीज़ें हैं जो संभवतः उसको उतना संज्ञान में नहीं ले पा रहा है। इसे तो हेबरमास बहुत बड़ा विचारक है, दार्शनिक है, उसके बारे में हम लोग क्या बोल पाएंगे। लेकिन यहाँ जो उसकी आलोचना कर रहा है, उसने कहा कि अच्छी बात है कि पूंजीवादी राज्य आज बढ़ रहा है, उदारवादी राज्य बढ़ रहा है, आज हम लोकतंत्र के ज़माने में आ गए हैं। लेकिन कह रहा है कि लोकतंत्र में भी अनेक प्रकार के टेंशन्स अब दिखने लगे हैं। इंटरनल टेंशन्स आर वेरी मच गैलोर within this kind of democracy. So it is not a simple democracy we are living in. He says we are living in a very complicated kind of a democracy. Our liberalism or democracy is not as simple, it is not as clear as it was supposed to be. And this is because our capitalism, the capitalism of the modern times, has been trying to capture all the domains of the public life. और कहता है कि जो आधुनिक पूंजीवाद है उसने तो इस प्रकार का जैसे बीड़ा ही उठा लिया कि सब जगह वो फैलकर दिखाएगा, हर चीज़ को कंट्रोल करेगा। तो इसलिए उसने कहा कि एक नए प्रकार का टेंशन दिख रहा है, एंड दिस टेंशन इज अराइजिंग बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन। राज्य और जनता के बीच ये टेंशन दिखता जा रहा है। और कहता है इसके वजह से जनता की आस्था राज्य में डगमगाने लगी है। उस देखिए जब उसने पुस्तक लिखा है ये लेजिटिमेशन क्राइसिस 1975 में लिखा है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि उस समय 1970 का दशक बड़ा, यानी सारे दशक यानी सारा समय ही ऐसा हम कहेंगे बड़ा इवेंटफुल रहे हैं। तो 70 का दशक भी बड़ा कह लीजिए कि एक बड़ा डिस्टर्ब काइंड ऑफ अ डिकेड था। डिस्टर्ब इसलिए था क्योंकि देखिए उस समय कंबोडिया में पोल पोट का रिजीम था, पोल पॉट का, एंड पोल पोट ही वॉज अ कम्युनिस्ट डिक्टेटर हु वॉज बैक्ड बाय चाइना। और उसने किस प्रकार से द मेहम, द ब्लडशेड एंड द डिस्ट्रक्शन that Pol Pot had created, or it had unleashed the kind of destruction in Cambodia that was simply unparalleled. इतना ज़्यादा उसने डिस्ट्रक्शन, तबाही मचा दिया था। तो हेबरमास के सामने वो भी एक बात थी, वो ये भी इस बात का आकलन कर रहा था कि क्या ये जो कम्युनिस्ट जो डिक्टेटर्स हैं, क्या ये सब कुछ कैपिटलिज्म को भी अपने चंगुल में रखेंगे, स्टेट को भी अपने चंगुल में रखेंगे, किस प्रकार से आखिर ये राज्य चलाना चाहते हैं।
तो वो भी उसके सामने एग्जाम्पल था, और साथ साथ बहुत सारी दुनिया भर में घटनाएं घट रही थी। तो इसलिए उससे कहा कि डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी क्राइसिस दिखती है। क्राइसिस हमें कम्युनिस्ट वर्ल्ड में भी दिखती है कि जहाँ पर प्रोलिटेरियन मूवमेंट दिखता नहीं है, जहाँ पर पॉपुलर रिवोल्यूशन अर्थात जो सार्वजनिक क्रांति होनी चाहिए, सार्वजनिक जो एक मूवमेंट होना चाहिए, आंदोलन, वो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बल्कि किलिंग्स दिख रहे हैं, नरसंहार दिख रहा है, जेनोसाइड दिख रहे हैं। तो अर्थात ये किस प्रकार की साम्यवादी व्यवस्था है, किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सारी तरफ व्यवस्था ही व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं में क्राइसिस ही क्राइसिस दिख रही है। इसलिए कहा, वो कहता है अपनी पुस्तक में कि अ क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इज अराइजिंग बिटवीन द सिटीजन्स एंड द स्टेट, अर्थात जनता और राज के मध्य विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। जनता समझ रही है कि आज का राज्य हमारे कल्याण की बात नहीं करना चाहता है। देखिए भारत में भी तो उस समय जयप्रकाश नारायण ने मूवमेंट चलाया हुआ था। अगर आप भारत की स्थिति को संज्ञान में लें तो भारत में भी सर्वोदय का आंदोलन चल रहा था, और उस समय की प्रधानमंत्री थी मिसेस इंदिरा गांधी थी, और उनके और अपोजिशन पार्टीज़ के मध्य बहुत बड़ा आपके लिए वैचारिक संघर्ष चला, और बाद में कल्मिनेट हो गया, और 1975 में आप जानते हैं इमरजेंसी भी लगी थी। तो इसलिए एक राज्य और जनता के मध्य एक अविश्वास बढ़ता जा रहा था। तो इसीलिए उसने कहा कि आज का जो राज्य है वो एक लगातार एक डिके की प्रोसेस की तरफ बढ़ रहा है। इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स द स्टेज ऑफ डिके एंड मे बी अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट। अगर इस क्षरण को नहीं रोका गया, इस गिरावट को नहीं रोकी गई, तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। इसलिए वो कहता है इट इज़ टाइम व्हेन स्टेट शुड ट्राई टू गेट बैक इट्स लेजिटिमेसी इन द आइज ऑफ द पीपल। आज वो समय आ गया है कि सभी समाजों को लेजिटिमेसी के लिए संघर्ष करना चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए। जनता की आंखों में विश्वास, अपनी विश्वसनीयता को स्थापित करना चाहिए, चाहे वो उदारवादी, पूंजीवादी, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे वो साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्थाएं हों। कोई भी व्यवस्था हो, whether it is western democratic capitalist countries or whether they are socialist communist countries, whatever, both types of system will have to introspect among themselves। दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में, लोकतांत्रिक, उदारवादी, पूंजीवादी व्यवस्थाओं को अपने आप में, साथ साथ साम्यवादी, समाजवादी व्यवस्था को अपने आप में अपने अंदर विश्लेषण करना चाहिए कि उनमें कमियां कहाँ हैं। और कहते हैं, हैबरमास ने कहा, कमियां सब जानते हैं, सारे बड़े बड़े लोग जो व्यवस्था को चला रहे हैं वो सब कमियां जानते हैं, लेकिन उस विल पावर को दिखाना होगा जहां पर इस प्रकार की कमी को वो दूर कर सके, दोषों को दूर कर सके, और क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश कर सकें। लेजिटिमेसी कुड बी ब्रॉट बैक इन द पब्लिक स्फीयर। इसलिए उसने कहा, लेजिटिमेसी नीड्स टू बी ब्रॉट बैक इन द पब्लिक स्फीयर एंड in the national life of the states। राष्ट्र के जीवन में ये वैधानिकता वापस आना चाहिए, पब्लिक स्फीयर में ये वैधानिकता वापस आना चाहिए। तो इसलिए उसकी ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, और कहता है कि जब तक ये डिके बना रहेगा, जब तक ये शरण बना रहेगा, तब तक ना हमारे राजनीतिक संगठन, ना हमारी प्रशासकीय व्यवस्था कुछ भी कारगर नहीं हो सकती है। इसलिए वो आह्वान करता है और चेतावनी भी देता है अपनी उस पुस्तक के माध्यम से। तो आज की जो बात थी विद्यार्थियों, ये पूरी बात हैबरमास के संदर्भ में हमने पूरा टोटलिटी में बताने का आपको प्रयास किया है। हैबरमास इज़ अ ह्यूज एंड अ मैसिव चैप्टर, और थोड़ा सा आप कह लीजिए कि फिलोसफिकली थोड़ा सा इसको समझने के लिए ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, बिकॉज द लैंग्वेज इज़ फिलोसफिकल, और थोड़ा सा इसको बहुत गहनता से, गूढ़ता से पढ़ना पड़ेगा। सो आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई हैबरमास फिलोसफी, the thinking or the thoughts of Habermas. I've tried to make it easier for you. So when you go through this video lecture, perhaps after that, when you consult the reading material or your own books, whatever the sources of your studying are, then I think that you will be finding my lecture a bit easier to understand. तो आपको मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी आशा है कि दैट यू विल बी गोइंग थ्रू माई लेक्चर एंड दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेरी वाइटल चैप्टर ऑन हैबरमास। ऐसे तो भी बहुत सारी बातें थी, एंड आई वॉज रियली विलिंग टू हैव पिक्ड अप हैबरमास एंड डेरिडा ऑल्सो। डेरिडा के साथ भी हैबरमास का बड़ा लगातार आप कह लीजिए कि वो कन्वर्सेशन चला।
और बस 2 लाइन में बस हम अपनी बात बता दें आपको। और डेरिडा वॉज जेक्स डेरिडा, ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसफर एंड ही वॉज अ मैसिव फिलोसफर ऑफ हिज टाइम। ही डाइड इन द ईयर 2004। डेरिडा की डेरिडा की मृत्यु 2004 में हुई। एंड ही वॉज अ फिलोसफर ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आप हम बाद में कभी बताएंगे, अभी तो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, डीकंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, बहुत सारी फिलॉसफीज़ हैं जिसकी बड़ी गूढ़ व्याख्या जेक्स डेरिडा ने किया है। तो डेरिडा भी एक बहुत बड़ा विचारक है फ्रांस का, और साथ साथ हेबरमास तो है ही, हमने बताया आपको इतनी देर में। तो दोनों दे वर द टावरिंग पर्सनैलिटीज, दे वर जायंट फिगर्स इन देयर ओन रियल्स। और देखिए जैसे दो जायंट फिगर्स में कभी कभी आपके लिए इंटेलेक्चुअल क्लैशेस होते हैं, इंटेलेक्चुअल स्कर्मिशेस होते हैं, द सेम स्कर्मिशेस और क्लैशेस अकर्ड बिटवीन दीज टू थिंकर्स एज वेल। There were instances when both scholars, when both geniuses came onto the public platform, when they expressed their views to the people, and after that they entered into kind of heated argument before the whole public, पूरी जनता के सामने इनका बड़ा आप कह लीजिए गर्मा गर्मी से भरा आप कह लीजिए कि बहस भी हुई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक समय ऐसा आता है जब पहले तो दोनों बहुत क्रिटिकल थे एक दूसरे के लिए। ये भी देखिए क्या ट्रेडिशन है कि जो एक विद्वान दूसरे विद्वान को जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहता है, और इन दोनों में हम ये इसी बात को देखते हैं। लेकिन कम से कम दोनों में इतनी शालीनता फिर आई बाद में कि बोथ हैंड शुक ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। बोथ एक्नॉलेज्ड कि बोथ आर द रियल, यू कैन से द रियल गेम चेंजर्स इन मॉडर्न कंटेम्प्रेरी थॉट, कि दोनों अपने आप में टॉवरिंग पर्सनालिटी हैं। देयर वाज अ नीड टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ईच अदर स्कॉलर्स, है ना। तो ये एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन का उन्होंने अपने आप को ये मतलब कि ये स्वीकार किया, हमें आपकी और उनको हमारी विद्वता को, या उनके विद्वता तो नहीं कहेंगे, कंट्रीब्यूशन को स्वीकार करना होगा। सो दे एंजॉयड कोऑर्डिनेटेड रिलेशंस until the death of डेरिडा। लेकिन सन 2000 में जब मित्रता भी हो गई थी दोनों विचारकों में, फिर सन 2000 में ये जब हेबरमास ने डेरिडा को बुलाया एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में, एक सेमिनार में किसी विषय पर बोलने के लिए, फिर आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर अगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ हीटेड कन्वर्सेशन बिटवीन द टू स्कॉलर्स। तो देखिए ये इतना अद्भुत प्रसंग होते हैं, अगर हम विचारकों को अगर हम और ध्यान से पढ़ें तो वी कैन गेट टू नो सो मेनी थिंग्स। सो डेरिडा एंड हेबरमास बोथ आर टावरिंग एंड इंटेलेक्चुअल फिगर्स in today's time, in contemporary times। और हेबरमास तो भी है ही इस समय, he is still a living figure, a living genius, but unfortunately डेरिडा passed away in the year 2004। 2004 में डेरिडा की मृत्यु हो गई। तो इसलिए ये आज का ये विषय था, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मुझे पूरी आशा है कि ये लेक्चर आपके लिए लाभदायक होगा, और फर्दर रीडिंग आप अपनी पुस्तकों से करते रहिएगा। तो आज की बात मैं यहीं समाप्त करूँगा। बहुत धन्यवाद आपको, और साथ साथ मैं अगले किसी लेक्चर में जल्दी आपके सामने उपस्थित हूँगा इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से, और तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।